आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 मैक्रो इकोनॉमिक्स के फर्स्ट यूनिट नेशनल इनकम का सेकेंड चैप्टर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, इसको हम दो पार्ट्स में कंप्लीट करेंगे एंड डीप में सारी कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझेंगे। अब कुछ क्वेश्चंस है जो आपको मैं अभी पूछूंगी। इंडिया की एम्बेसी जापान के अंदर है, तो क्या वो इंडिया का पार्ट हुआ या जापान का? बच्चों से इसलिए होते नहीं है क्योंकि उन्हें कॉन्सेप्ट्स अच्छे से नहीं पता होता कि कौन सी चीज नेशनल इनकम में आएगी, कौन सी नहीं आएगी। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 मैक्रो इकोनॉमिक्स के फर्स्ट यूनिट नेशनल इनकम का सेकेंड चैप्टर आधा कंप्लीट करेंगे। ये चैप्टर है आपका बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, इसको हम दो पार्ट्स में कंप्लीट करेंगे एंड डीप में सारी कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझेंगे। देखो यार, जब भी नेशनल इनकम अकाउंटिंग सॉल्व करने के लिए आते हैं क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल क्वेश्चन, तो बच्चों से इसलिए होते नहीं है क्योंकि उन्हें कॉन्सेप्ट्स अच्छे से नहीं पता होता कि कौन सी चीज नेशनल इनकम में आएगी, कौन सी नहीं आएगी। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जब ये यूनिट कर रहे हो ना, तो इसको आप सीक्वेंशियल फॉर्म में करो। तो आई विल हाईली सजेस्ट, जिसने लास्ट वीडियो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम नहीं देखी, पहले जाके उस वीडियो को देखो एंड इस चैनल के साथ बने रहो, क्योंकि पूरी मैक्रो इकोनॉमिक्स हम आने वाले 2 महीने में कंप्लीट कर देंगे, मैक्रो इकोनॉमिक्स भी और इंडियन इकोनॉमिक्स भी। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो एंड अपने फ्रेंड्स के साथ इस चैनल और इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि ज्ञान जो है ना, बांटने से बढ़ता है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट टॉपिक ऑफ बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, जो कि है डोमेस्टिक टेरिटरी। अब कुछ क्वेश्चंस है जो आपको मैं अभी पूछूंगी, बट एंड में आप ही मुझे बता रहे होगे इसका आंसर। देखो, अगर इंडिया की एम्बेसी जापान के अंदर है, तो क्या वो इंडिया का पार्ट हुआ या जापान का? या मान लो रिलायंस ने अपना ऑफिस खोला अमेरिका के अंदर, तो क्या वो अभी भी इंडिया का पार्ट रहेगा या अब अमेरिका का हो जाएगा? इसको समझने के लिए आपको डोमेस्टिक टेरिटरी लास्ट तक बहुत अच्छे से समझ आना चाहिए, ठीक है? और बिलीव मी, ये वीडियो आप एंड तक देख लेना, कहीं भी आपको कुछ भी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत कॉन्सेप्चुअली सब समझ आएगा। देखो, डोमेस्टिक टेरिटरी, टेरिटरी का मतलब क्या होता है? ज्योग्राफिकल बाउंड्री। अब जैसे ही ज्योग्राफिकल बाउंड्री बोला, दैट मीन्स मैप, राइट? मैप ही दिल्ली, पंजाब, महाराष्ट्र, केरला, ये जैसे आपकी इंडियन टेरिटरी हुई, राइट? बट इकोनॉमिक्स में सिर्फ ज्योग्राफिकल टेरिटरी पढ़ना इनफ नहीं है डोमेस्टिक टेरिटरी समझने के लिए। एक स्पेशल टेरिटरी है डोमेस्टिक टेरिटरी, इसको डीप में समझेंगे। देखो, मान लो इंडिया की एम्बेसी जापान के अंदर है, तो ज्योग्राफिकली बेटा वो जापान के अंदर है, बट उसका कंट्रोल किसके हाथ में है? इंडिया के हाथ में है। दैट मीन्स पॉलिटिकली सारे डिसीजंस कौन ले रहा है? इंडिया ले रहा है, ठीक है? तो वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट हुआ। अब डोमेस्टिक टेरिटरी की एक बार डिफाइन देख लेते हैं। एरिया दैट इज एडमिनिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट। कौन एडमिनिस्टर कर रहा है? गवर्नमेंट कर रहा है, ठीक है? जहां पे लोग गुड्स, सर्विसेज, मनी, कैपिटल फ्रीली मूव करते हैं, ठीक है? और इसको हम पॉलिटिकल फ्रंटियर्स भी बोलते हैं। अब मान लो जैसे आपको दिल्ली से मुंबई जाना है, कि आपको कोई पासपोर्ट चेक्स, वीजा, कस्टम ड्यूटीज, इन सब के स्टेप्स की जरूरत नहीं होगी, ठीक है? क्यों? क्योंकि एक ही डोमेस्टिक टेरिटरी में आप ट्रेवल कर रहे हो, तो इतना कुछ तामझाम की जरूरत नहीं होती। बट वही आप दिल्ली से दुबई जा रहे हो, बहुत सारे पासपोर्ट चेक्स, आपके इमिग्रेशन चेक्स, कस्टम ड्यूटीज, बहुत सारे रिग्रेस प्रोसीजर्स होते हैं, बिकॉज यहाँ पे डोमेस्टिक टेरिटरी आपकी चेंज हो गई। देखो, हर एक कंट्री की अपनी एक डोमेस्टिक टेरिटरी होती है। बट डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि मैप देख लिया तो वो आपकी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर आ रहा है, अगर मैप में वो है तो वो डोमेस्टिक टेरिटरी, अगर मैप से बाहर है तो वो डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं। यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट जो होता है बहुत वाइड हो जाता है जब हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, ठीक है? तो कौन कौन सी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर चीजें आती है, एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले आते हैं शिप्स एंड एयरक्राफ्ट्स owned and operated by normal residents between 2 or more countries। अब देखो, जैसे मान लो इंडिया की एयरलाइन है एयर इंडिया, वो फ्लाई कर रही है अमेरिका के अंदर, ठीक है? पार्ट वो किसका है? इंडिया का। ऑपरेट उसे कौन कर रहा है? इंडियन रेजिडेंट। तो किसका पार्ट हुआ वो? डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया का। वैसे ही आप शिप्स देख लो, अगर वो पैसिफिक ओशन के अंदर है ना, तब भी वो किसका पार्ट है? किसका पार्ट है? इंडिया का। तो किसकी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर आएगा? इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर आएगा, राइट? अब यहीं पे एग्जांपल दे रखा है, अगर मान लो कोई प्लेन जो है, एयर इंडिया का प्लेन आपका रशिया और जापान के बीच में फ्लाई कर रहा है, वो किसकी डोमेस्टिक टेरिटरी किसकी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट रहेगा? इंडिया की। क्यों? क्योंकि उसे ऑपरेट कौन कर रहा है? इंडियन एयरलाइन, राइट?
अब नेक्स्ट, वैसे ही प्लेन्स ऑपरेटेड बाय सिंगापुर एयरवेज, किसके बीच में? इंडिया और जापान के बीच में, बट वो किसका पार्ट रहेगा? डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ सिंगापुर। ठीक है, तो सबसे पहला हमें पता चल गया डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर क्या इंक्लूड होता है। शिप्स एंड एयरक्राफ्ट दैट इज ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स बिटवीन 2 और मोर कंट्रीज, राइट। अब वैसे ही दूसरी चीज आती है फिशिंग वेसल्स। सेकंड पार्ट इज फिशिंग वेसल्स, ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स एंड फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स ऑपरेटेड बाय द रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री इन द इंटरनेशनल वाटर्स where they have exclusive rights of operation। अब देखो इतना बड़ा समझ नहीं आया, देखो इसको ना तोड़ तोड़ के समझते हैं। अब जैसे मान लो इंडिया की फिशिंग बोट है, अरेबियन सी में है, ठीक है, बट वो किसका पार्ट होगा? डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया का। ऑयल रिग्स क्या होती है? ड्रिलिंग मशीन जो कि समुद्र के नीचे होती है, जिससे ऑयल और नेचुरल गैस निकाला जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है। अब यहाँ पे एक टर्म यूज करी गई है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक राइट्स या इकोनॉमिक जोन जिसे बोलते हैं। हर एक कंट्री के पास सिर्फ अपना लैंड नहीं होता, उनके पास ना समुद्र का एक हिस्सा भी होता है जहाँ पे उनको प्रॉपर अपने इकोनॉमिक राइट्स अवेलेबल होते हैं। ठीक है जी। अब जैसे इंडिया की कोस्ट मुंबई, चेन्नई एक्सेट्रा से लेके ना 200 नॉटिकल माइल्स तक इंडिया के पास अपना इकोनॉमिक राइट होता है, वो एंजॉय कर सकते हैं। ठीक है, मतलब वहां पे जाके अपने नेचुरल गैसेस को, नेचुरल रिसोर्सेज को बहुत अच्छे से एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। इंडिया के पास ये राइट है। ठीक है जी। अब यहाँ पे एक एग्जांपल गिवन है फिशिंग बोट्स। अगर मान लो कोई फिशिंग बोट है, वो इंडिया का फिशरमैन लेके गया है यहाँ से, और वो ले जाते बहुत दूर पहुंच गया है, वहां पे पहुंच गया है जहाँ पे मतलब इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी वो नहीं है, इंटरनेशनल वाटर में है मेजरली। ठीक है, तब भी वो किसका पार्ट रहेगा? इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का, क्योंकि उसे ऑपरेट कौन कर रहा है? इंडियन। ठीक है, और वो है किसका? ठीक है, ऑनरशिप किसकी है? इंडियन की। ऑनरशिप से हालांकि इतना फर्क नहीं पड़ता, बट ऑपरेशन से पड़ता है। ठीक है जी। अब थर्ड है एम्बेसीज, कॉन्सुलेट्स एंड मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ कंट्री लोकेटेड अब्रॉड। अब ये आपको समझना पड़ेगा। देखो मान लो अगर आप जापान जाते हो, ठीक है, और वहां पे आपका मान लो पासपोर्ट खो जाता है, आप किसकी हेल्प लोगे? वहां पे इंडियन एम्बेसी की हेल्प लोगे, ठीक है, ताकि आपकी इशू को रिजॉल्व करा जाए। वैसे ही हर एक कंट्री अलग अलग कंट्रीज में अपनी एम्बेसी सेट करती है ताकि उनके गए लोग वहां पे परेशान ना हो। ठीक है जी। अब जैसे इंडिया की एम्बेसी रशिया में है, तो वो किसका पार्ट हुआ? इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी, बिकॉज यहाँ पे कंट्रोल कौन कर रहा है उसे? इंडियन कंट्रोल कर रहा है। वैसे कॉन्सुलेट्स क्या होते हैं? इंडिया के ऑफिसेस या बिल्डिंग्स फॉरेन के अंदर। ठीक है जी। मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट्स के अंदर आपके नेवी और या आपके एयरफोर्स वगैरह के लोग अगर इंडियन है और वो बाहर जाके काम कर रहे हैं, तब भी वो डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया के अंदर ही आएंगे। ठीक है जी। ये तो था कि क्या क्या चीजें डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर आती है। अब आते हैं डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर क्या क्या चीजें नहीं आती, जैसे कि एम्बेसीज, कॉन्सुलेट्स और मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट फॉरेन कंट्री की इंडिया के अंदर, वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर नहीं आता। जैसे मान लो जापान की एम्बेसी इंडिया के अंदर है, वो किसकी डोमेस्टिक टेरिटरी होगी? जापान की। ठीक है जी। अब वैसे ही इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे मान लो यूएनओ, डब्ल्यूएचओ का जो ऑफिस है वो दिल्ली के अंदर है, तब भी वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर नहीं आएगा। ठीक है जी। अब कुछ क्वेश्चन आते हैं, एक बार देख लेते हैं। एन इंडियन कंपनी इन लंदन, इंडिया की कंपनी है लंदन में, मतलब इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहाँ पे है? लंदन में। पैसा कहाँ कमाया जा रहा है? लंदन में। तो ये इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं होगी। दूसरा है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इन इंडिया, माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस इंडिया में, यहाँ पे ज्योग्राफिकली लोकेशन यहाँ पे है, पैसा कहाँ कमाया जा रहा है? इंडिया के अंदर, मतलब इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहाँ पे है? इंडिया में। ऑनरशिप से फर्क ही नहीं पड़ता हमें, तो किसका पार्ट हो? डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया का। कंपनी इन इंडिया ओन्ड बाय जापानीज, ओनरशिप से हमें फर्क ही नहीं है, कंपनी इंडिया में है भाई साहब, पैसा कहाँ आ रहा है? इंडिया में आ रहा है, तो भाई हम तो इसे डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया ही मानेंगे, क्योंकि ज्योग्राफिकली भी वो है और पैसा भी हमें, इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी हमें इंडिया में मिल रहा है। नेक्स्ट, ऑफिस इन रिलायंस इंडस्ट्री इन न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क के अंदर है भाई, ज्योग्राफिकली भी अलग है, पैसा भी वहां पे मिल रहा है, तो भाई हमारी इंडिया का तो पार्ट ही नहीं है ये। ठीक है। ब्रांच ऑफ फॉरेन बैंक्स इन इंडिया, फॉरेन बैंक्स इंडिया में है, लोकेशन कहाँ है? इंडिया, पैसा कहाँ मिल रहा है? प्रॉफिट मुनाफा कहाँ मिल रहा है? इंडिया में। ठीक है। इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहाँ है? इंडिया में, तो डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया ये होगा। इंडिया की एम्बेसी जापान के अंदर, अब यहाँ पे क्या है? एम्बेसी हम कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है, जापान के अंदर भी होगी, तब भी वो हमारा डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया ही माना जाएगा। ब्रांच ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इन चाइना,
चाइना में तो भाई वहीं पे है ज्योग्राफिकल लोकेशन, तो हमें तो मतलब ही नहीं है, ना हमारा इकोनॉमिक इंटरेस्ट है। रशियन एम्बेसी इन इंडिया, वो तो भाई रशिया की होगी, इंडिया की क्यों होगी। टाटा रेंटेड इट्स बिल्डिंग टू गूगल इन अमेरिका, अमेरिका के अंदर हो रहा है, ज्योग्राफिकली भी वहां पे है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी वहां पे है, तो वही इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी होगी ही नहीं। ठीक है जी, तो ये था हमारा डोमेस्टिक टेरिटरी का कॉन्सेप्ट। आई होप ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है नॉर्मल रेजिडेंट्स किन्हें बोलते हैं। नॉर्मल रेजिडेंट्स वो लोग होते हैं या वो इंस्टीट्यूशन होते हैं जो ऑर्डिनरली उस लोकेशन में या उस कंट्री में रह रहे होते हैं 1 साल से ज्यादा। ठीक है, दूसरा उनका उस कंट्री में रहने का पर्पस इकोनॉमिक होना चाहिए, मतलब वो वहां से पैसा कमाने चाहिए, इकोनॉमिक सारी ट्रांजैक्शन, जॉब, बिजनेस वो वही कंट्री में कर रहे हो, तो वो नॉर्मल रेजिडेंट कहलाएंगे। ठीक है, यहाँ पे यही 2 कंडीशन लिखी है, स्टे इन दैट कंट्री शुड बी मोर देन अ ईयर, 1 साल से ज्यादा उनका स्टे होना चाहिए, इंटरेस्ट जो है वो स्टेइंग का वो इकोनॉमिक होना चाहिए। इसके बाद नॉर्मल रेजिडेंट्स के अंदर कौन कौन आते हैं, इंडिया के सिटीजन्स आते हैं, दूसरी कंट्री के सिटीजन्स आते हैं जो नॉर्मली इंडिया में रिसाइड कर रहे हैं मोर देन अ ईयर और जिनका सेंटर ऑफ इंटरेस्ट जो है वो इकोनॉमिक इस कंट्री के अंदर है। ठीक है जी, इसके बाद इंटरनेशनल बॉडीज लाइक IMF, फॉरेन बॉडीज, ये सभी एक बार आप रीड आउट करेंगे। इसके बाद रेजिडेंट और सिटीजन में क्या डिफरेंस होता है। देखो, सिटीजन का मतलब होता है आप यहाँ या तो उस कंट्री में आपका बर्थ हुआ हो, बर्थ प्लेस वो आपकी कंट्री होनी चाहिए, या आपके कुछ लीगल क्राइटेरियंस पूरे हो रहे हैं उस कंट्री से रिगार्डिंग, जिससे आपको उस कंट्री की सिटीजनशिप मिल जाती है। जैसे कनाडा की होती है कि आपको कुछ ईयर्स करना पड़ता है और वहां पे आपको जॉब करनी पड़ती है कुछ ईयर्स, तो ऐसे ही हर एक कंट्री की अपनी कुछ लीगल टर्म्स होती है जिसके बेसिस पे उस कंट्री की सिटीजनशिप मिल जाती है। फिर रेजिडेंटशिप बेसिकली क्या होती है, एक पर्सन को कंट्री का रेजिडेंट कब बोला जाता है, जब उसका वहां पे इकोनॉमिक इंटरेस्ट हो, राइट। तो एक पर्सन जो है वो एक कंट्री का सिटीजन भी हो सकता है और नॉर्मल रेजिडेंट दूसरी कंट्री का भी हो सकता है। मान लो वो इंडिया का सिटीजन है और वहां पे बाहर जाके वो 1 साल से ज्यादा रह चुका है और वहां पे वो कमा रहा है, खा रहा है, ठीक है, तो वो एक ही कंट्री का सिटीजन भी हुआ और दूसरी कंट्री का नॉर्मल रेजिडेंट। ठीक है जी, यहाँ पे ये एग्जाम्पल दे रखा है, एक बार आप रीड आउट कर लेना, और आपको अगर इसके नोट्स चाहिए हो तो मुझे इंस्टाग्राम हैंडल पे फॉलो कर लेना, आपको मैं वहां पे डायरेक्टली नोट्स शेयर कर दूंगी। ठीक है, अब नॉर्मल रेजिडेंट्स के अंदर कौन कौन लोग नहीं आते, फॉरेन विजिटर्स और ट्रेवलर्स जो कि उस कंट्री में ट्रेवल करते हैं, अपनी स्टडीज कंप्लीट करने आते हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट करने आते हैं, तो वो नॉर्मल रेजिडेंट्स नहीं होते। फॉरेन स्टाफ एम्बेसीज का या मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस जो कि एक कंट्री में लोकेटेड है वो भी नहीं आते। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे वर्ल्ड बैंक, WHO, IMF, इनको नॉर्मल रेजिडेंट ट्रीट नहीं करा जाता। ठीक है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज को उन कंट्री के ही जहाँ पे वो बिलोंग करते हैं, इंटरनेशनल कंट्रीज, उनका ही रेजिडेंट माना जाता है, यहाँ का नहीं माना जाता। ठीक है जी, अब मान लो एक एग्जांपल यहाँ पे आपकी बुक में गिवन है, एक चाइनीज इंडिया में रह रहा है 1 साल से ज्यादा, तो वो नॉर्मल रेजिडेंट हुआ इंडिया का। हाउएवर सिटीजन तो वो नहीं हुआ क्योंकि उसको इंडिया की सिटीजनशिप नहीं मिली, बस उसको क्या मिली है, रेजिडेंटशिप। ठीक है, NRI इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, इंडिया का सिटीजन होता है, बट रेजिडेंट किसका होता है, जहां पे वो रह रहा होता है, जहां पे वो कमा रहा होता है, जहां पे उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट होता है। ठीक है, इट मींस एक पर्सन जो है वो एक कंट्री का सिटीजन भी हो सकता है, एट द सेम टाइम दूसरी कंट्री का रेजिडेंट भी हो सकता है। ठीक है जी, आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा, एंड इसके बेसिस पे मैं आपको एक होमवर्क क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगी, आपको वो कंप्लीट करना है एंड कमेंट सेक्शन में मुझे उसके आंसर्स चाहिए। एंड तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड अच्छे से पढ़ाई।